welcome back to my channel with another day of financial management. So here is Nidhi Pandey and today we are going to start our new chapter. This is capital structure, the part of the planning and designing. देखिए हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर की हमने सारी थ्योरीज कंप्लीट कर ली। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग और उसके डिजाइनिंग के बारे में। देखिए मैं आपको कहीं ना कहीं पहले छोटी छोटी चीजें इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर वो रेशियो बताता है जिस रेशियो में आप अपनी कंपनी की कैपिटल को, अपनी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप डिजाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किस रेशियो में इक्विटी लगाएंगे, किस रेशियो में डेट लगाएंगे, किस रेशियो में रिटेन अर्निंग, किस रेशियो में प्रेफरेंस शेयर एंड ऑल। तो आप वहां पे सब कुछ वहां पे आप सोचेंगे कि किस रेशियो में मुझे क्या लगाना है, तो यहां से आप अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। फाइन। अब आपसे कहता है कि ये हमने इसके बारे में थ्योरीज पढ़ ली कि किसने क्या कहा, किसको ज्यादा इशू करो, किसको कम इशू करो, किस तरीके से आपकी कंपनी बढ़ेगी, किस तरीके से आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, सब कुछ हमने इस बारे में पढ़ लिया। तो अब ये कहता है कि ये आपका आई गेस चैप्टर नंबर 6 होने वाला है, आप अपनी बुक्स में देखेंगे अगर तो इसमें कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या प्लानिंग है, क्या प्रोसेस है, उसको प्रॉपर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसकी डिजाइनिंग क्या, किस तरीके से कोई भी शेयर होल्डर या फिर कोई भी कंपनी का ऑनर मैनेजर किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करता है, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। क्या कम है, क्या ज्यादा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस कंपनी के लिए किस तरीके से हमें एस्टैब्लिश करना है, सब पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या फ्रेमिंग होने वाली है, तो पूरा थ्योरी चैप्टर होने वाला है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, देखिए जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने आपको आई गेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट सेकंड में बताया था कि हम किस तरीके से ईबीआईटी निकालते हैं इस चैप्टर में, और आगे जितने भी फर्दर चैप्टर्स हैं उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो भी हम डिसीजन, मैंने आपको इस वीडियो के चैप्टर में वीडियो 1 में, आप डे 1 में अगर जाके देखेंगे तो मैंने आपको बताया था 3 तरीके के डिसीजन, कोई भी जो भी आपका फाइनेंशियल मैनेजर है वो 3 तरीके से डिसीजन लेता है। फर्स्ट वन इज देखो 3 तरीके से डिसीजंस किस लिए लेता है, वो कंपनी को चलाने के लिए किसी भी तरीके से वो अपने 3 तरीके के डिसीजंस लेता है। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। सेकंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस लाया कहां से जाए। और थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन, राइट। तो देखिए आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा है आपकी कैपिटल बजटिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इन्वेस्टमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस वजह से मैं आपको पूरा एक थ्रू ब्रेक दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने आपको बताया था कैपिटल बजटिंग हमने पढ़ा, ठीक है, वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स के इन्वेस्टमेंट में था। और उसका पार्ट सेकंड जैसे कि जो शॉर्ट टर्म में है वो हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे, दिस इज वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बताया था। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का पार्ट। अब फाइनेंसिंग का पार्ट वो है जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम यही पढ़ रहे हैं कि हम पैसा कहाँ से लाएं। अब यार कॉमन सेंस की बात है, पैसा कहाँ से लाएं। हम डेट इशू कर रहे हैं, हम डेट इशू कर रहे हैं, और हम फाइनेंसिंग किस तरीके से हम डेट इशू करें, किस तरीके से इक्विटी करें, मतलब अपनी कंपनी की फ्रेमिंग कर रहे हैं। इसका मतलब हम अपनी कंपनी में पैसा ला रहे हैं, तो हम फाइनेंसिंग की ही बात करें। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को यही कंफर्म नहीं होता कि अच्छा हम ये डिसीजन करें। और जस्ट मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मुझसे अभी लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा था कि किस तरीके से हम इस क्यों फ्रेमिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कंपनी की फाइनेंसिंग डिसीजन ली जा रही है थ्रू द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, दिस वाज द डिविडेंड डिसीजन, दिस वुड बी डिविडेंड डिसीजन। और उसमें सिर्फ एक ही यूनिट है, छोटी सी है, अच्छी यूनिट है, ज्यादा दिमाग लगाने में, तो उसमें हम डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे। तो तीनों ही डिसीजन हमें इस बुक में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, सब बहुत छोटी बात थी, मैंने आपको जस्ट एक बता दिया कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, ईबीआईटी कैसे निकालते हैं मैंने आपको वीडियो में 4th वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले हमें उसके लिए हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने होते हैं, ईपीएस जिसे हम कहते हैं, अर्निंग पर शेयर कितना है, ठीक है। वो हम वीडियो के साथ साथ करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हमें देखिए ये तो हो गया इस आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट दी होगी, जो भी आपने टोटल आपने इशू करा है, जितना भी डिवेंचर से, शेयर से, प्रेफरेंस से, टोटल इशू जो आपका होगा, उसके अंदर से सबसे पहले आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अगर आपके अंदर कोई डेट में अगर डिवेंचर्स में कोई इंटरेस्ट दे रखा है उसको लेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, तो दे दिया टैक्स। अब टैक्स लेस करेंगे, अगर कोई टैक्स गिवन होगा तो उसको लेस कर देंगे, या आप नोट कर लीजिए, आपके आएगा काम। टैक्स दे रखा होगा उसको लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद अगर आपके पास कोई प्रेफरेंस में डिविडेंड दे रखा हो तो प्रेफरेंस में डिविडेंड निकालिए, तब आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिविडेंड प्रेफरेंस, आपके पास कोई डिविडेंड दे रखा है, प्रेफरेंस का डिविडेंड जितने परसेंट का, हम क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। देन आपके पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद आप वहां पे जितने भी शेयर्स हैं टोटल उसका डिवीजन देके नंबर ऑफ ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर आप कितना कमा रहे हो, हर एक शेयर पे आप कितने रुपए कमाओगे। जैसे आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि एक शेयर है, मतलब मान लो 1 लाख टोटल शेयर्स हैं और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो यही पता करना है, यही है अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर पे आप 10 रुपया कमा रहे हो, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अब हम अपना रियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर ही इसी पे थोड़ा बेस्ड है, थ्योरी चैप्टर है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को समझो और चीजों को समझ के करो तो हेल्पफुल होता है। चलो हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे कहते हैं कि प्लानिंग और डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ों को एनालाइज कर दिया। हम यहाँ पे देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आप पहले देख लीजिए कि देखिए मैं आपको वैसे अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको और एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट चैप्टर आपका पूरा ही फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, बट यहाँ पे भी इसका यूज़ है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कि मिक्स होता है सोर्सेज का, जो भी आप पैसा लगा रहे हैं, प्रेफरेंस का, इक्विटी का, लॉन्ग टर्म लोन्स का, डिबेंचर्स का, इसका एक मिक्स होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो एसेट होती है फर्म की जो फाइनेंस करी जाती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होती है। मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 1 में बताया था जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी इसका, कि फाइनेंसिंग डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, तो वही चीज़ मैंने अभी आपको जो बताया कि आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों सोर्सेज जो फंड रेज होता है उसको हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फाइनेंस के थ्रू आपने जितना स्ट्रक्चर तैयार किया है, ठीक है। तो आपको कहता है आपसे कहते हैं कि क्या अप्रोचेस हैं। इस चैप्टर में हम 2 अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के। सबसे पहला है ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस, यानी कि वो एनालिसिस जहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर पे एनालिसिस होगा। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से होता है, उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी अप्रोच बोलते हैं, प्रॉफिट के थ्रू जो अप्रोच होता है। नेक्स्ट आता है आपका कैश फ्लो एनालिसिस, जो आपका लिक्विडिटी अप्रोच बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू। लिक्विडिटी यानी कि आपकी कंपनी में कितना पैसा ऑन द पॉइंट एज अ कैश मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस यानी फर्स्ट वाली अप्रोच को किस तरीके से हम बढ़ते हैं, पहले ये देखते हैं हम। देखिए सब इसमें कहता है कि ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है फाइनेंशियल मैनेजर को किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल पैटर्न को इवेल्युएट करने का एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ईजी भी है, मैं आपको कहूँगी ज़्यादा ईजी होती है देन आपके कैश फ्लो एनालिसिस है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कैलकुलेशंस हैं। ये कहता है कि आपकी जो ईबीआईटी और ईपीएस जो एनालिसिस जो टर्म है वो आपको डिफरेंट फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स पे अर्निंग पर शेयर, आपने कितना हर एक शेयर पे, मैंने आपको बताया कितना हर एक शेयर पे कमाया है, वो आपको बताता है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इसमें कहता है कि ये जो है वो आपका अजम्पशन मान के चलता है कि जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो हर शेयर के लिए कॉन्स्टेंट रहने वाली है, और ईबीआईटी जो है वो डिफरेंट होने वाला है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स तो डिफरेंट हो सकता है, बट जो आपका अर्निंग पर शेयर है, हर एक शेयर पर आप कितना कमा रहे हो, ये जो है वो आपको कांस्टेंट रहेगा, राइट। ये आपके कुछ अजम्पशंस हैं जो आपकी कंपनी मान के चलती है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आपसे कहता है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसके अंदर और भी कुछ ज़्यादा समझने का नहीं, जो आएगा यहीं से आएगा, तो आप इसको यहाँ से एक बार कवर कर लीजिए। आपसे कहता है एबीसी कोई भी लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए है और उसका डिवीजन हो रखा है 10 रुपये पर शेयर से, अर्निंग पर शेयर जो आपका 10 रुपये, ठीक है। इट हैज़ अ मेजर एक्सपेंशन, करेक्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपये और कर दी, द मैनेजमेंट इज़ द, ठीक है। अल्टरनेटिव्स आपको 3 अल्टरनेटिव्स हैं। इस पैसे को उसने इशू करने के 3 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। इशू उसने किया 10,000 शेयर्स, 10 रुपये के इक्विटी शेयर्स, 10,000 उसने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए हैं 10 रुपये के, और अब यानी वो ओवरऑल 1 लाख हो जाएगा। इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स किया उसने, ठीक है, 1 लाख के। फाइन 3 से करा है उसने। उसमें कहता है कि कंपनी की जो प्रेजेंट अर्निंग है बिफोर, यानी ईबीआईटी आपको गिवन है 80,000 पर एनम है पर साल की। कंपनी इज़ इन टैक्स ब्रैकेट ऑफ 50,000, 50% की टैक्स ब्रैकेट पे, ठीक है। और रिक्वायर्ड टू, ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको ईबीआईटी कंटिन्यूज टू सेम इवन आफ्टर एक्सपेंशन। हाँ,
एक्सपेंशन क्या होता है और बिफोर एक्सपेंशन हम इसमें ये पढ़ेंगे, और EBIT आपकी इंक्रीज, ठीक है, तीनों पॉइंट है तीनों। अब सबसे पहले आपसे कहता है कि जब आपकी EBIT आपकी 80,000 रुपये थी तो उस ऑल्टरनेटिव में आपको कैसे निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि आपकी प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। तो EBIT आपकी 80,000 रुपये, उसमें से अगर आप टैक्स लेस करोगे तो इंटरेस्ट लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा। इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, आपके पास इंटरेस्ट नहीं दे रखा कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट दोगे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट वाला अगर मैं फर्स्ट पार्ट की करूँ कि 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये की, तो उस पर बातचीत हो रही है। उसमें आपका कुछ भी, आपको मैं कहूँ तो कुछ भी आपको ये फर्स्ट अल्टरनेटिव, फर्स्ट तो मैं आपको पहले प्रेजेंट कैपिटल निकालूंगी, तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं, 80,000 रुपये आ गए, 50% आपका टैक्स है, 40,000 रुपये, 80,000 का 50%, 40,000 रुपये आपने यहाँ लेस किया, 40,000 रुपये आपके आफ्टर टैक्स बन गए। कोई भी डिविडेंड नहीं है क्योंकि अभी हम प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी आपका यहाँ पे कोई भी डिविडेंड वगैरह नहीं होता है। प्रॉफिट कितना अवेलेबल हुआ, 40,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास कितने हैं, आपको दे रखा है, आपको शेयर्स हैं आपके 2 लाख और 10 रुपये के हिसाब से, यानी 20,000 शेयर्स हुए, तो 20,000 शेयर्स हैं तो अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर पे आप 2 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपका प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया। अब हम ऑल्टरनेटिव 1 में चेक करते हैं कि ऑल्टरनेटिव 1 में क्या ये फिट होगा, या ऑल्टरनेटिव 2 हमें करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव 3 करना चाहिए। कौन सी हमें यहाँ, क्या हमें इक्विटी शेयर्स हमें इशू करने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर इशू करने चाहिए, डिवेंचर्स इशू करने चाहिए हमारी कंपनी के लिए। अब कंपनी की आपकी अर्निंग पर शेयर 2 रुपये है। अब देखते हैं आपकी कंपनी के लिए कौन सा अच्छा बैठेगा। तो सबसे पहले अगर 80,000 में आपका इंटरेस्ट है नहीं, कुछ नहीं होगा, 80,000 रुपये का 80,000 रुपये, 40,000 आपका ऑब्वियसली टैक्स है जो आपका सब पे लगेगा, 40,000 रुपये कट गया। कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, क्योंकि हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो 40,000 रुपये हो गया आपका। नेक्स्ट आपसे कहता है कि अब आपके पास नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कहता है कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखो आपसे कह रहा है कि 20,000, तो आप देखो 40,000 थे आपके पास, उसमें से अगर आप 10,000 इक्विटी शेयर्स को दे दोगे तो आपके पास बचेंगे 30,000 रुपये, करेक्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, वेट, आपने यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को दिया है 2 लाख रुपए, आपके 2 लाख के शेयर्स हैं, 10 से डिवाइड करेंगे नहीं, 20,000 आपके पास ओवरऑल शेयर्स हैं, ठीक है। तो 20,000 शेयर्स थे और आपने 10,000 शेयर्स और इशू करेंगे अगर आप, तो 30,000 शेयर्स हुआ आपके पास, तो 30,000 शेयर्स आपके पास एज अ प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है। मतलब आपके पास जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो आपके पास 30,000 हैं। तो आप जब इसको 40,000 से 30,000 रुपये डिवाइड करोगे तो आपका 1.333 कुछ आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, 1.3। तो ये फिर भी 2 के आसपास है, ठीक है। चलो इसको हम रखते हैं फर्स्ट अल्टरनेटिव में। अगर आप इशू शेयर करते हैं तो आपके पास 1.333 आपके पास एज अ अर्निंग पर शेयर आपको मिलेगा। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में आते हैं तो आपको 8% का प्रेफरेंस देना है, तो 80,000 रुपये है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना, आपके पास टैक्स 40 सेम वही होगा। उसके बाद आपको कहता है कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना होगा 8% का। तो अगर आप 8%, 40,000 का अगर आप 8% निकालेंगे तो आपके पास 32,000 रुपये आएगा, ठीक है। 32,000 रुपये अगर आप लेस करेंगे, मैं आपसे कहूँ, और आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि आपसे कहता है कि प्रॉफिट, देखिए वेट मैं आपको पेन से समझा दूँ। देखिए आपसे कहता है 80,000 रुपये थे, ठीक है, आप कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। आपसे क्या कहता है नेक्स्ट, यस, आपसे कहता है कि आपके पास टैक्स था 40,000 का, वो आपको सॉरी 20,000 का, सॉरी 80 का, हाँ 50%, 40,000 रुपये लेस किया आपके पास। अब आ गया आपके पास, आपने लेस करेंगे अगर आप डिविडेंड, आप थोड़ा सा खुद से अगर दिमाग लगाओगे कि आपके पास अगर आप डिविडेंड लेस करते हैं, डिविडेंड यानी कि 8% किस पे करोगे आप, 8% आप लगाओगे 10,000 पे। तो अगर आप 10,000 पे 8% निकालोगे तो 8,000 होगा। तो अगर आप 8,000 40,000 में से 8,000 लेस करोगे डिविडेंड, तो आपके पास आएगा 32,000। 32,000 और आपके पास कितना है अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपके पास 20 ही है ना। आपने नए इक्विटी तो नहीं इशू करे, इस केस में आपने नई इक्विटी इशू करे थे, इसलिए आपके 20,000 में ऐड हुआ 10,000। ये सब कॉमन सेंस है, फिर भी जो बच्चे बहुत बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं आपको बताती हूँ। 20,000 रुपये रहेंगे, आप डिवीजन करोगे 1.6 आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि अगर आप इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स तो आपके पास 20,000 रुपये आते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आपसे कहता है कि अगर आप थर्ड अल्टरनेटिव पे जाओगे तो थर्ड अल्टरनेटिव में आपसे कह रहा है कि डिबेंचर्स इशू करने हैं। डिबेंचर्स इशू करोगे तो इंटरेस्ट भी दोगे, सिंपल सी बात है। तो 80,000 में से 10,000 यानी कि 10%, 1 लाख पे, तो यानी कि 10,000 रुपये आप इंटरेस्ट एज अ लेस करोगे, 70,000 बचे। 70,000 में आप 50% का टैक्स लगाओगे, 35,000।
35,000 बच गए आपके, कोई डिविडेंड नहीं है, कुछ नहीं है, 35,000 आ गए आपके, इक्विटी आपने नई इशू नहीं करे तो 20 के 20 रह गए, 1.75 आपके पास ये आ गया अल्टरनेटिव। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पास है? सबसे ज़्यादा पास आपका है डिवेंचर्स, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप डिवेंचर्स अगर बढ़ाते हो तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाती है। सिंपल सा फंडा था, बट यस ये बहुत करेक्ट इसमें गया। तो आप यहाँ पे, और अगर आप क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, 110% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप वहाँ पे ये लिख के आए, एज अ कमेंट लिख के यहाँ पे लिख देना कि इफ़ वी आर यूजिंग ऑल्टरनेटिव नंबर 3, यानी कि अगर हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो इट विल गिव मोर प्रॉफिट इन द कंपनी, ठीक है। अगर आप कहते हैं, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपसे कहता है कि ईबीआईटी इंक्रीज होता है 20,000 से। अरे सिंपल सी बात है, अगर ईबीआईटी आपका 20,000 से इंक्रीज हो जाता है तो सिंपल है, सब आपने प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर आपके पास है, आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में ईबीआईटी आपको 10,000 1 लाख रुपये हो जाएगा, 80,000 तक 1 लाख हो जाएगा। सिंपल है, ये आप खुद से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके दोनों ऑल्टरनेटिव ज़्यादा है, यानी आप फिर भी यहाँ पे आप लोग डेट को चूज करेंगे क्योंकि डेट आपका फिर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप खुद से एक बार, और नेक्स्ट आपसे कहता है कि अगर आपका ईबीआईटी 25,000 से लेस हो गया, सिंपल सा है, वेट, सिंपल सा फंडा ही, आप खुद से एक बार ट्राई करना, बहुत इजी है ये, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको सारा बेसिक्स करा रखा है, इसलिए आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। इसमें आपसे कहता है कि प्रेजेंट सेम रहेगा आपको, प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव में आपको यहाँ पे कितना था, 80,000 था पहले, और 80,000 में से अगर आप 25,000 लेस करोगे तो 55,000 आपका ये कैपिटल हो जाएगा। 55,000 से आप सारी कैलकुलेशन कर लोगे, सिंपल है। तो इसमें यही कहता है, ये आपका ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत ईजी था, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर समझाया था उस तरीके से आपको सब फाइंड करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है कि यस, ये रहा, आपसे कहता है कि लिक्विडिटी अप्रोच से आप कैपिटल, ये तो आपका था कि आपने ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस से किस तरीके से निकाला। आप कहता है कि कैश फ्लो आपको पता है, कैश फ्लो आप किस तरीके से निकालते हैं। कैश फ्लो वो होता है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट, डिबेंचर्स, लोन का एक फिक्स पेमेंट करना होता है एज अ रिडेम्पशन, वो जो आपको पे करना ही है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है। फीचर्स मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर्स बताऊँ, देखिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आप डेब्ट और इक्विटी का एक मिक्स यूज़ करते हो। मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ाया था कि आपको एक मिक्स यूज़ करना चाहिए डेट और कैपिटल का, जिससे कि आपकी कंपनी में ऐसा ना हो, आपकी कंपनी में ऐसा ना हो कि हाँ ये लॉस में है या कुछ, आपको एक एज अ मिक्स यूज़ करना चाहिए डेट और इक्विटी का, ठीक है। तो उसको हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, जहाँ पे आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। ये आपकी कंपनी, अगर आप डेट भी बढ़ा, मतलब डेट और इक्विटी का अगर आप मिक्स यूज़ करते हो तो आपकी कंपनी की कैपिटल की और आपकी कंपनी की वैल्यू भी बढ़ाता है, फर्म की वैल्यू भी बढ़ाता है। तो उसको हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, जब आप मिक्स यूज़ करते हो आप डेट और इक्विटी का, और जिससे आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर यानी फर्म की वैल्यू बढ़ती है, उसको हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में, कई बार एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे एज याद रख लेना। आपसे कहता है कि क्या फीचर्स हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी होती है आपकी, इससे प्रॉफिट बढ़ता है। सॉल्वेंसी, यानी कि आपकी कंपनी में जितनी भी चीज़ों को आप सॉल्वेंस कर सकते हो, चीज़ें सॉल्वेंसी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजिंग बढ़ती है। सेफ होता है और कंट्रोल करने में ईजी होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें वैसे नहीं आती हैं इसके अंदर ज़्यादातर। फैक्टर्स क्या डिटरमाइन करते हैं, देखिए रिस्क जो है वो डिटरमाइन करता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना रिस्क है, कंट्रोल कितना है कैपिटल में, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, आप इक्विटी पे कितना ट्रेड कर पा रहे हो, यानी कि आपने कितने शेयर होल्डर्स आप खरीद पा रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ऊपर मैंने आपको बताया। एटीट्यूड क्या है इन्वेस्टर का, किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वो चीज़ें भी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी, आप टैक्स कहाँ से भरोगे, डेट इक्विटी रेशियो देखना पड़ेगा। अगर आप मिक्स यूज़ कर रहे हो डेट और इक्विटी का, तो आपको डेट इक्विटी रेशियो भी देखना पड़ेगा। इशू का टाइम क्या रखोगे कि लोग खरीद सके उस समय, पर्पस क्या होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए बिजनेस का, साइज़ क्या होनी चाहिए कंपनी की, कितनी बड़ी है कंपनी, छोटी है। अगर बड़ी कंपनी होगी तो लोग ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। आपकी कंपनी का जो नाम होगा, गुडविल होगी, अच्छी होगी, तो कंपनी लोग उसमें ज़्यादा लेना इन्वेस्ट करेंगे एंड ऑल। कंसल्टिंग करना चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ, लीडर्स के साथ एंड ऑल। तो ये तो आपके है ना। तो आपसे कहता है कि देखिए फैक्टर्स आपको ये सब डिटरमाइन करते हैं। मैंने आपको बहुत ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं पढ़ा है क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक्स हैं जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं लिया। मैं हाँ एक चीज़ और कर सकते हो, ये वाले PDF के बाद में इसका एक और PDF डालूंगी जिसमें ये सब चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, तो वहाँ से आप पढ़ोगे, क्योंकि उस PDF के अंदर वो आपके स्कूल, आप यूनिवर्सिटी में अगर हैं तो उसका PDF है वो बेसिकली। तो वो जो PDF है, दिस इज़ वेरी वेरी
कंफ्यूजिंग, आप उसे समझ नहीं पाते अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे नहीं समझाती तो, ठीक है। तो वहाँ से आप भी एक बार पढ़ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो आपसे कहती हूँ कि ये देखिए आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपको ये सब आपका नेक्स्ट चैप्टर का पॉइंट है, ये आपका इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ब्रेक इवन लेवल क्या होता है। अगर कोई भी फाइनेंसिंग का ब्रेक इवन लेवल होता है, आपकी जो EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स का जो लेवल है वो सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है कि वो आपके फाइनेंशियल चार्जेस को कवर कर सकता है, यानी कि जो भी आपके फाइनेंसिंग के थ्रू जो अभी आपको चार्जेस देने हैं उसको वो कवर कर सकता है। तो वो आपका एक ब्रेक इवन लेवल होता है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में अगर आप डेट ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपने किसी भी फॉर्म में इक्विटी नहीं लिया, सिर्फ आपने डेट एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आपने डेट ही यूज़ करा है, तो वो आपका जो आपकी जो EBIT लेवल होगी वो सिर्फ इतनी ही रह जाएगी कि आप इंटरेस्ट चार्ज कर सको, दिस इज़ इनफ। और अगर आप क्या करते हैं कि अगर आपने सोचो कि डेट भी लिया और आपने वो भी लिया, प्रेफरेंस लिया, इक्विटी लिया, सब कुछ लिया, तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, आपकी प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड हो जाएगी। प्रेफरेंस डिविडेंड यानी कि जो भी आपके प्रेफरेंस आप जितने % पर डिविडेंड दे रहे हो उसके अपॉन में 1 - यानी जो अभी आपका टैक्स होगा वो लेस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर से पैसा लेते हो तो आपका इंटरेस्ट चार्जेस इक्वल हो जाएगा, और अगर आप प्रेफरेंस से या फिर इक्विटी से पैसा लेते हो तो जो भी आपका डिविडेंड होगा उसके बाय में 1 - जो भी आपका टैक्स होगा वो कट जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे आप देख सकते हो एक बार। बाकी इंडिफरेंस पॉइंट लेवल ये सब आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, वो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए आपसे कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका जो है वो इंटरेस्ट चार्जेस प्लस, ठीक है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे दे रखा है आपको, छोटा सा एग्जाम्पल कि 20,000 रुपये आपकी कंपनी की लाइबिलिटी थी, ठीक है, और प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 36,000 था, ठीक है। डिविडेंड यानी कि आपको ये मिल गया, और आपके पास टैक्स दे रखा है 20%, 1 - T यानी कि 0.20, अगर आप उसमें से लेस करोगे, ठीक है। फाइंड आउट द, आपको निकालना है ब्रेक इवन लेवल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहता है हाँ आपको टैक्स रेट आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपको डिविडेंड गिवन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट। आपसे कहता है कि आपको ये निकालना, आपको डिविडेंड भी दे रखा है, तो आपको यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यानी कि आपसे कहता है इंटरेस्ट चार्जेस आपके 20,000 हैं, प्लस आपको कहता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आपके 36,000 हैं, और आपसे ये भी कह रहा है कि 36,000 के बाद आपसे कहता है कि आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स आपको 20% देना है। कॉर्पोरेट डिविडेंड कॉर्पोरेट है आपका, तो आप 20,000 किस पे निकालोगे, 20,000 आप 36,000 पे, 36,000 का 20% आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा, क्योंकि आपको आपको कॉर्पोरेट डिविडेंड देना है। तो 36,000 का अगर आप 20% निकाल दोगे तो यानी कि 36 × 2 = 72, ठीक है, 72, और वहाँ से 2 0। ऑब्वियसली ये सब आप छोटी मोटी कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। जब भी आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी गिवन हो और आपको डिविडेंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट गिवन हो, टैक्स रेट इज़ डिफरेंट, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो आपको गिवन हो, तो आपका वो ओवरऑल प्रेफरेंस डिविडेंड ही माना जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन उठाया है। कई बार एग्जाम में 2-2 मार्क्स में आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि ये दो टैक्स दे दिए, क्या कर दिया। तो जब आपको कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा हो तो आप उसको उसी परसेंटेज में, इस परसेंटेज में निकाल कर इसका 20% और आप यहाँ पे ऐड कर दो, सिंपल। डिवाइड में 1 - 0.30 ऑब्वियसली, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके आ जाएगा। ये तो था आपके पास ये चैप्टर। अब बाकी जो आपका ये वाला है इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ लेवल, ये सब आपका नेक्स्ट चैप्टर है, फाइनेंसिंग डिसीजन में है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही है, ठीक है। मैं आप इसके बाद जस्ट वो जो आपका PDF है उसको मैं अटैच कर देती हूँ, वहाँ से आप इसको डिटेल में और एक बार खुद से रीड कर लेना। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी, इस वजह से मैंने आपको वो छोटे छोटे पॉइंट्स में से समझा दिया है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करवा दिया है, क्वेश्चन करवा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, इस सेशन को, और अपने सब फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दो। आई होप आपको इस चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो प्लीज़ लेट मी कमेंट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल, and please share this video and subscribe my channel for more upcoming details and updates. So thank you so much from my side for watching the video.